संजीव कुमार आज आप लोगों के सामने संसद की बात करेंगे। ठीक, भारतीय संविधान में हम लोगों ने कुछ वीडियो हम बना दिए थे जहां हम आपको बढ़ाए थे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था। आपको मौलिक अधिकार बता दिया गया था और क्या बता दिए थे, नीति निर्देशक तत्व बता दिए थे। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दिया गया था। ठीक, ये दो चीजें आपको बता दी थी। एक इसमें है, ये भाग 3 में था, ये भाग 4 में था। इसका अनुच्छेद क्या था, कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 है। इसका कितना था, 36 से 51 था। कितनी चीजें हैं, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, भारतीय संविधान में चीजें जैसे आपको बताया था ना कि टोटल संविधान कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां टोटल कितनी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और क्या बताए थे आपको, टोटल भाग कितने हैं, 22 भाग में तीसरा भाग और चौथा भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, चलिए हम लोग आज देखेंगे संसद देखने से पहले कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं जिससे हमें आसानी से संसद समझ में आ जाए, पार्लियामेंट। ठीक, क्योंकि कुछ चीजें अगर जान लेंगे तो चीजें समझने में आसानी हो जाती है। चलिए, जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि राज्य होता है, राज्य मतलब क्या, भारत, यहां हम कोई लिख देते हैं, या कोई देश। अगर मान लीजिए यूपी है और ये क्या है, भारत, एक उत्तर प्रदेश है, एक भारत है, तो क्या उत्तर प्रदेश भारत हो सकता है या भारत उत्तर प्रदेश हो सकता है? दोनों कुछ खास अंतर होता है ना। उसी अंतर को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का हम क्या कहलाते हैं, निवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निवासी कहलाते हैं। और भारत के क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। भारत के क्या कहलाते हैं, नागरिक। तो देखिए, किसी राज्य को होने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश को देश क्यों नहीं किया जाता, कुछ इसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिसके द्वारा हम कहते हैं कि एक राज्य है या देश है। तो किसी राज्य को कहने के लिए उसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हम राज्य नहीं कह सकते हैं, ये राज्य नहीं है। ठीक, ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारा शरीर है तो 2 हाथ है, आंख है, सर है, पैर है, तो शरीर का निर्माण हो जाता है। अब कोई एक पैर चला जा रहा है, एक हाथ है, तो उसमें थोड़ी शरीर कह देंगे कि ये शरीर है पूरा। तो ऐसे देश होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। राज्य में जैसे आप 4 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, जनसंख्या। क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे शरीर होने के लिए पहला क्या जरूरी है, सर जरूरी है, तो सर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। पूरे शरीर में आपकी शरीर है तो पूरा विभाग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सरकार मतलब मस्तिष्क होना चाहिए। शरीर का महत्वपूर्ण क्या है, मस्तिष्क नहीं किसी काम का नहीं। और क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई है, संप्रभुता। ये 4 चीजें ही मिलके किसी राज्य का निर्माण करते हैं। ये चारों चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं है तो हम उसे राज्य नहीं कहते हैं, हम क्या कह देते हैं, उसे प्रदेश कह देते हैं। प्रदेश या प्रांत कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, प्रांत। अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश के पास क्या क्या है, ये 3 चीजें हैं। क्या कहा, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। उसके पास क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है। सर्वोजंटी के नाम से जाना जाता है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है इसे, सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कह दिया जाए कि जैसे 15 अगस्त 1947 पहले क्या ये हमारे पास था, तो नहीं था। 15 अगस्त 1947 के बाद देश आजाद होता है तो ये संप्रभुता हमारे पास आ जाती है। और पूर्ण रूपेण कब आती है, 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू होता है। इसमें से हम उठाते हैं क्या, ये 3 चीजें आप समझ लीजिए। ये जनसंख्या होना जरूरी है, जैसे आप पास 135-40 करोड़ कहा जाता है, हम लोग पूरे भारत में हैं। और क्या है, भूभाग, 32,87,000 कुछ वर्ग किलोमीटर हमारी क्या है, पूरा भूभाग है। सरकार
और क्या है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसी संप्रभुता रेखा खींच दी जाती है कि भारत सरकार की इजाजत के बगैर वहां कोई आ नहीं सकता है। जैसे चीनी रेखा मैकमोहन रेखा कहा जाता है, भारत पाकिस्तान की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये सब रेखाएं खींच दी जाती हैं, भैया आप अपने तरफ रहिए, हम अपने तरफ रहिए हैं, आप हमसे बिना पूछे हमारी संप्रभुता रेखा ढांक नहीं सकते हैं, ये बात है। ठीक, हम यहाँ से उठाते हैं सरकार, सरकार लेते हैं। ठीक, सरकार यहाँ बताना तो इसलिए हम बताएं इसको 4 चीजें। ठीक, चलिए देखिए सरकार अगर कह दिया जाए, देखिए का मूर्त अवधारणा होती है, ये कोई इसका मूर्त नहीं होता है। ये 4 चीजें रहेंगी तो राज्य कहलाने लगता है बस। अगर ये 4 चीजें हैं तो किसी को भी राज्य कह दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता ला लीजिए तो स्वतंत्र राज्य हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं जनसंख्या के दृष्टि से 5वां देश खुद बन सकता है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ की। चलिए ये हो गया, अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, सरकार। क्या देखेंगे, सरकार देखेंगे। तो बताइए सरकार क्या है, या कह दें कि सरकार के कितने भाग होते हैं। तो आप लोग जानते हैं एक होती है क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका, एक क्या होती है, विधायिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये 3 चीज है जिससे सरकार का निर्माण होता है। अगर ये 3 चीज है तो हम क्या कहेंगे, सरकार है। और 5वां क्या मान लिया जाता है, ये स्तंभ कहे जाते हैं। 5वां क्या कह देते हैं, मीडिया कह दिया जाता है, मीडिया। ये सरकार के स्तंभ है, 4 स्तंभ है, सरकार आपकी चलती है। कार्यपालिका रहती है, विधायिका रहती है, और क्या रहता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। इन सब का उल्लेख कहाँ है, जैसे भाग 1 में अगर कह दिया जाए 22 भाग हैं, भाग 1 में किसका उल्लेख है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। किसका उल्लेख है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ मतलब भारत ही, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 1 से 4 है, 1 से 4 तक उल्लेख किया गया है। ठीक, किसी वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता है। क्या है, नागरिकता है। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता है। नागरिकता अनुच्छेद कहां से कहां से, 1 से 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 है। दूसरे भाग में क्या है, 5 से 11 नागरिकता है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। तीसरे भाग में क्या है, भाग 3। भाग 3 में क्या है, जैसे आपको पढ़ाया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसका अनुच्छेद क्या है भैया, कई बार बता चुके हैं, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। ठीक, ये कितने से कितने तक है, 12 से 35 है, 12 से 35। ये है 36 से 51। ये 4 भाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 डीपीएसपी 36 से 51। एक भाग और जुड़ा है, आप लोग जानते होंगे जहां तक है, एक भाग जुड़ा है, बाद में जुड़ा था, मूल संविधान में नहीं था, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, भाग 4 का के नाम से। इसमें क्या है, इसमें है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 51 का, 51 का में है। ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य। जैसे जानते हैं 11 मौलिक सरकारी कोई किताब उठाए पीछे नहीं रहता, 1 2 3 4 11 टोटल रहते हैं। तो 10 मौलिक कर्तव्य इस समिति के द्वारा जोड़े गए थे। कौन सा संशोधन था अगर पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे, 10। और इसके बाद कौन सा जो 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा जाता है प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को पढ़ाए। ठीक, तो ये चीज याद रखना, यहाँ इससे पूछता है। भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का है।
42वें संविधान 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, टोटल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11वां क्या था? प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य। जैसे 86वां संशोधन में एक और संशोधन हुआ था ना, अनुच्छेद 21 इक्का के द्वारा क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये बात जोड़ी गई, तो उसी द्वारा ये जोड़ दिया गया था 11वां। इसके बाद आता है भाग क्या आएगा? 4 हो गया ना, 4 का भाग 5। भाग 5 में क्या भैया? केंद्र। भाग 5 में क्या है? केंद्र। भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 6 में क्या है? राज्य, ठीक, या कह लीजिए प्रदेश, प्रांत कह लीजिए, जो इच्छा हो सो, स्टेट कह लीजिए। भाग 5 में क्या है? केंद्र, और 6 में क्या है? राज्य। हम यही दो चीजें समझेंगे, ये आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे भाग 1 में बताया गया भारत संघ और उसके राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, ये चीजें हैं, ठीक। अब भाग 5 और 6 हम समझते हैं क्या चीजें कही गई हैं। देखिए भाग 5 में कहा गया है कि केंद्र या संघ के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में या केंद्र के बारे में बताया गया है। तो उससे देखिए केंद्र, जैसे हम कह दें, अगर कह दिया जाए केंद्र और राज्य, दो सरकारें होती हैं। कौन हमारे पास कौन कौन सी सरकारें हैं? दो सरकारें हैं। एक कौन है? केंद्र, एक केंद्र और एक राज्य। राज्य मतलब प्रांत। दो सरकारें हमारे पास हैं। तो यही समझना रहता है। देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का यहाँ आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि क्रम में है, समझने में दिक्कत नहीं होती है। खिचड़ी यही पकती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ इसे चक्कर खाने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, अब कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। क्योंकि भाग 5 और 6 जिसके समझ में आ जाता है, संविधान उसको समझ में आसानी से आ जाता है। क्योंकि 7 में क्या है? 7 हटा दिया गया है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, फिर 9, 10, 11, 22 तक चले गए हैं, वो सीधा चला गया है, फिर वहां कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दो चीजें समझना रहता है हमें, केंद्र और राज्य। अगर इनका विभाजन हम आसानी से समझ सके तो हमें संविधान समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि इन्हीं में समझना पड़ता है कि भैया केंद्र की कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है केंद्र की, न्यायपालिका केंद्र क्या है। फिर पूछेगा प्रांत की क्या कार्यपालिका है, प्रांत की विधायिका क्या है, प्रांत की न्यायपालिका क्या है। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो कसम भगवान से एकदम आसान हो जाता है संविधान को पढ़ना, क्योंकि एकदम क्रम में है, बहुत उलझा हुआ नहीं है ये। भाग 1 आसानी से पढ़िए, उसमें राज्यों के बारे में बताया गया है, कब किसका पुनर्गठन किया गया, कब कैसे नए राज्यों का निर्माण होगा। जैसे अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। उत्तर प्रदेश को बीचों बाच काट देगा, कहेगा लो भैया एक राज्य होगा। जैसे आंध्र प्रदेश को 2014 में काट के अलग करके तेलंगाना का नया राज्य बनाया गया था। यह साधारण बहुमत के द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा आसानी से बना लिया जाता है, राष्ट्रपति जब चाहेगा काट सकता है। तो वो है भाग, उसमें राज्यों का गठन किया जाता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भैया कैसे नागरिकता पाओगे, उसमें कई आधार बताए गए हैं ना, देशीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, किसी भूभाग पे मिलाए जाने पर, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। किसी शादी कर लीजिए, कोई विदेशी लड़की आती है, कोई यहाँ का लड़का शादी कर लेता है, तो लड़की को नागरिकता मिल जाएगी। उसमें नागरिकता बारे में बताया गया है, कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। मौलिक अधिकार बारे में बताया गया है भाग 3 में कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक, आपके क्या क्या अधिकार हैं, भारत में आप रह रहे हैं, आपको कौन कौन से स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये कौन बताता है आपको? भाग 3 मौलिक अधिकार, जो बताए थे 6 हैं, उसका डिटेल्स हम बता दिए थे। भाग 4 में क्या है? उसमें बताया गया राज्य का क्या कर्तव्य है, मतलब भारत सरकार का क्या कर्तव्य है नागरिकों के प्रति। वो समय समय पर उन तत्वों को लागू करता जाता है, जैसे जैसे उसके पास संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो तत्वों को लागू करता जाएगा, ठीक। भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब होता है मानो चाहे ना मानो, तुम्हारी मर्जी। अधिकार मतलब होता है अधिकार मानना पड़ेगा, हमारा अधिकार है तो हम ले लेंगे। कर्तव्य मतलब होता है करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी। तो दिए गए हैं, आपकी इच्छा है करिए या ना करिए। जैसे झंडे का सम्मान करना हो करिए, स्वतंत्रता आंदोलन के प्राप्त जो भी मूल्य अर्जित किए गए हैं वो आपको लगता है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, सत्य अहिंसा, उतारिए। नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पर अधिकार हो जाते हैं तब वो आपको बाध्यकारी हो जाते हैं, आपको मानना पड़ेगा, ठीक। तो हम आज यहाँ देखेंगे भाग 5 के बारे में, केंद्र के बारे में देखेंगे कि केंद्र में क्या क्या चीजें हैं, ठीक। संसद पढ़ाएंगे तो संसद यहीं से निकल के आएगी, संसद इन्हीं तीनों से एक में निकल के आएगी। देखते हैं संसद को कहां से निकालते हैं हम।
पहले ये बात समझ लेते हैं कि इन तीनों का कार्य होता क्या है। अगर इस सरकार की भूमिका में आ रहे हैं तो इन तीनों का कार्य क्या हो सकता है। जैसे कार्यपालिका का कार्य क्या होगा, जुडिशियरी का कार्य क्या होता है, तो कह देते हैं भाई ये कानून को लागू करती है। क्या करती है, कानून को लागू करती है। अब आफत यहां आ जाती है, कानून लागू करती है। कानून लागू करती है क्या मतलब है, कानून बनेगा तब लागू होगा ना, ऐसे तो लागू हो नहीं जाएगा, लो भैया आ गया लागू हो जाए। खाना कोई बनाएगा जब पक जाता है तभी तो परोसेगा, कि खाना नहीं बना चावल लो, सब्जी लो, दाल लो, टाठी में रख दो, लो भैया ले लो, ऐसा नहीं होगा ना। कानून का पहले बनेगा तब उसको पास किया जाएगा। बनाने काम किसका है, विधायिका का। कानून निर्माण कार्य करेगी है। कौन सा काम करेगी, कानून निर्माण का काम करती है, कानून निर्माण का काम करती है। लो भैया कानून बन गया, कानून लागू कौन कर दिया, कार्यपालिका। विधायिका क्या करी, बना दी। अब बन भी गया, लागू भी हो गया, अब आपके समाज में भी आ गया, हमारे आपके पास आ गया। अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है, रक्षा की जिम्मेदारी लेती है कौन, न्यायपालिका। ठीक, न्यायपालिका रक्षा की जिम्मेदारी, जुडिशियरी से कहते हैं, जिम्मेदारी जुडिशियरी कहा जाता है। ये तीन चीजें हैं, ध्यान देखिए। कार्यपालिका कानून का लागू करती है, विधायिका कानून का निर्माण करेगी, जुडिशियरी क्या करेगी, कानून की रक्षा करती है। ये तीन चीजें हैं। यहाँ अब हम देखेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, विधायिका में कौन कौन आएगा और न्यायपालिका में कौन कौन आता है। तो देखिए सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। एक मीडिया माना जाता है। मीडिया काम क्या होता है, सरकार जो करती है या राज्य जो करता है जनता के प्रति, सब मीडिया का काम होता है उसे जनता के बीच में लाए, कि संसद हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक, मीडिया का यही काम होता है, इसीलिए उसे चौथा स्तंभ माना जाता है। पर अच्छी खासी मीडिया, बिकाऊ मीडिया नहीं। तो कानून के लागू, कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे। अगर कह दिया जाए केंद्र की कार्यपालिका, हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। केंद्र की कार्यपालिका में कौन आएगा, राष्ट्रपति आ जाते हैं। पहला नंबर कौन आता है, राष्ट्रपति आ जाएंगे। फिर कौन आएगा, इसमें प्रधानमंत्री भी मान लीजिए, और इनके द्वारा क्या होती है, मंत्री परिषद भी मान लीजिए, मंत्री परिषद होती है। हाँ, ये सब मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो बिना राष्ट्रपति से होकर नहीं गुजरेगा। कानून का निर्माण होता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है, तब जाकर कोई कानून का निर्माण होता है। केंद्र विधायिका में कौन आता है, विधायिका में संसद आती है। आज हमको यही देखना है, संसद, संसद किसमें आएगी, केंद्र के विधायिका को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। संसद इसमें आएगी, संसद बारे में आगे हम डिटेल से बताते हैं। इसमें कौन आएगा, सर्वोच्च न्यायपालिका। कौन आएगा केंद्र में, सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका यहाँ आ जाती है। जब राज्य पढ़ेंगे तो वहां क्या बताएंगे, हाई कोर्ट बताएंगे। जैसे आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ दिल्ली की बात होगी, दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बात होती है केंद्र में। पर जब हम राज्य पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट की बात करते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए क्या क्या देखें। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद आएगी। विधायिका में केंद्र में कौन आएगा, संसद आएंगे, और सर्वोच्च न्यायपालिका न्यायपालिका में आएंगी। अब हम विधायिका उठाएंगे यहाँ, ठीक, आप आसानी से समझ सकेंगे। विधायिका अनुच्छेद देख लीजिए केंद्र का क्या होता है। इसका अनुच्छेद कितना होगा, अनुच्छेद 52 से 78 तक कौन रहेगा, कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका का अनुच्छेद कितना है, 52 से 78 तक। इसका कितना होगा, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक। इसका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक। इसका कितना होगा, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक, 147 तक अनुच्छेद यहाँ देख लीजिए। कार्यपालिका का अनुच्छेद कितना होगा, 52 से 78 माना जाता है। कार्यपालिका इतने में रहेगी। जैसे 52 में क्या है, राष्ट्रपति है, और विधायिका में क्या अनुच्छेद क्या है, 79 से 123, और न्यायपालिका का अनुच्छेद कितना है, 124 से 147। ये आपकी कहाँ की है, केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका, केंद्र की न्यायपालिका। ये तीन चीज हम आसानी से देख लिए। कार्यपालिका का अनुच्छेद बना है 52 से 78 तक बात करेंगे जब करेंगे। विधायिका का 79 से 123 तक अभी बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। और न्यायपालिका का 124 से 147। ठीक,
चलिए इतनी चीज है, अब हम उठाते हैं ये क्या, विधायिका कानून का निर्माण करेगी, संसद संसद के बारे में आसानी से बताएंगे। ठीक, इसको हम क्लीन कर देते हैं। इतनी चीजें हैं, देखिए बहुत आसान है, बस समझने का थोड़ा फर्क है। अगर आप में लगन है, जुनून है, तो ऐसी कोई मंजिल बनी ही नहीं जिसे फतेह न कर पाया जाए, क्योंकि इंसान ही तो मंजिलों का निर्माण करता है, उसे इंसान ही फतेह करता है। तो अगर मंजिल बनाई गई है, नौकरियां बनाई गई हैं, तो इंसान ही बनाया है, तो उसे पाने का जज्बा भी कौन रखेगा, इंसान ही रखेगा। कि जानवर जाके परीक्षा पास करेंगे भैया, हम ही आप पास करेंगे ना, कि जानवर के लिए थोड़ी बना गया कि जंगल का शेर आएगा वो पास करेगा, हम ही आपसे कोई शेर पैदा होगा और वही परीक्षा पास करेगा। तो जंगल में एक ही राजा होता है ना, तो यहाँ भी जितनी सीट आएंगी उतने राजा होते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब हम देखते हैं विधायिका। विधायिका, चलिए वो भी कहाँ की विधायिका, यहाँ लिख देते हैं केंद्र की विधायिका। भाग कितना है, भाग 5 है। अनुच्छेद कितना है इसका, अनुच्छेद 79 से 123। ठीक, केंद्र की विधायिका देखेंगे, भाग 5 में है 79 से 123। कह दिया जाए केंद्र की विधायिका को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। आराम से समझिएगा, क्योंकि यही पूरी खिचड़ी पकती है भैया। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि संविधान ज्यादातर उलझा यहीं पे है, भाग 5 और भाग 6 में। अगर ये समझ में आ गया तो एकदम मजा आ जाएगा। एक मोटी बात अगर कह दिया जाए, बताइए प्रांत की विधायिका क्या नाम होता है, तो आप कह देते हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कहा जाता है, राज्य विधान मंडल कहा जाता है। आसानी समझिए। यहाँ देखिए संसद में हम लिख देते हैं केंद्र की, यहाँ मोदी लिख देते हैं, आसानी समझ में आ गई। यहाँ पर इसको लिख दें योगी, यहाँ कौन होंगे, योगी जी, या उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, कोई भी राज्य हो सकता है, जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश ही। यहाँ कौन होगा, पूरा केंद्र रहता है, संघ लिख देते हैं। ये बात जान लीजिए, पूरे संविधान में कहीं भी संघ या फेडरल शब्द का यूज नहीं हुआ है। इसके स्थान पे कौन सा शब्द यूज हुआ है, यूनियन शब्द का यूज हुआ है। ठीक, यूनियन शब्द का यूज हुआ है, फेडरल शब्द का यूज नहीं हुआ है। बस मोटे रूप में से संघ कह दिया जाता है, बस संघ मतलब केंद्र ही होता है ना, इसे कह दिया जाता है, पर यूज नहीं हुआ है। अगर कह दिया जाए संसद, केंद्र की विधायिका क्या नाम है, संसद। केंद्र मतलब योगी जी जहां बैठेंगे उसका क्या नाम भैया, संसद। और जहां योगी जी बैठेंगे उसको क्या कहते हैं, राज्य विधान मंडल। दोनों का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। क्या काम होगा, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, दोनों का काम होता है। अगर हम एक ये पूछें कि बताइए संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के कितने भाग होते हैं, आप कहते हैं 3। कितने होंगे सर, 3 भाग होंगे। 3 कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है लोकसभा। अब यही कहानी शुरू है, यही से आसानी समझते चलेंगे, मजा आ जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, और कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ये कौन हो गए संसद के कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और कौन, राष्ट्रपति। तो अगर इसके भी भाग हैं तो जाहिर सी बात है योगी जी भी भाग होते होंगे ना, योगी जी कितने भाग, तो यहाँ भी 3 लिख देते हैं, क्या चला जाएगा हमारा, 3 ही लिख देते हैं। एक का नाम लिख देते हैं विधानसभा, एक का नाम क्या लिख देते हैं, विधानसभा, एक का नाम क्या लिख देते हैं, विधान परिषद। विधान परिषद, एक का क्या नाम लिख देते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल, ये 3 लोगों से मिलकर बनती है विधायिका। विधायक, केंद्र की विधायिका क्या नाम, संसद। संसद के कितने भाग, 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और प्रांत की विधायिका क्या नाम, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कितने भाग, 3 भाग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक, हम लोग इसको दूसरे वीडियो में भाग 6 देखेंगे तो उसमें आसानी से इसको भी समझ लेंगे। अभी हम सिर्फ इतना उठाते हैं, ये संसद। संसद कहां से उठाए, विधायिका। विधायिका किसका भाग, सरकार का भाग, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उल्लेख बताए। विधायिका के, केंद्र की विधायिका क्या कहते हैं, संसद। और राज्य की विधायिका राज्य विधान मंडल। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ देखिए 3 भाग इसके आसानी से, 3 भाग इसके। ठीक, अब हम यहाँ इसको देखेंगे, इसको आराम से देखेंगे ये क्या होता है, संसद का गठन कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा का अवधि, निर्वाचन, ये सब आसानी से हम देख लेंगे। ठीक, हम इसको मिटाते हैं। देखिए समझते चलिए, आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए बहुत अच्छी बात है, पर किताब का जरूर सहारा लिया करिए। हम यहाँ जैसे बता दे रहे हैं तो आप जाके किताब जरूर देख लिया करिए। अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स देख लिया करिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद 10-15 मिनट बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप वीडियो देखने के बाद अगर नोट्स से या किताब से मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक, वीडियो देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेटे लेटे देख लो, जैसे मूवी देखना है इसको भी देख लो, पर कुछ समय बाद ये भूल जाया जाता है। मूवी तो याद हो जाती है पर ये चीज़ें भूल जाया जाती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से खास जुड़े नहीं होते हैं। मूवी में क्या होता है, इमोशनल जोड़ लेता है, इसमें कौन सी इमोशनल है, इमोशनल होता तो हर कोई अधिकारी होता। चलिए, संसद, पार्लियामेंट, संसद के कितने भाग भैया, 2 भाग। संसद के 3 भाग कहेंगे, भाग 2 कब कहेंगे ये बता रहे हैं। लोकसभा और कौन, राज्यसभा, और कौन, राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति को हम यहाँ ना लिखते, इससे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। राष्ट्रपति को हम यहाँ लिख देते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कभी कभी कॉमन से यही क्वेश्चन बन जाता है कि संसद के कितने भाग होते हैं, या संसद में कौन से भाग शामिल नहीं होते हैं, संसद में कौन से भाग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जगह कभी प्रधानमंत्री दे देगा, लोकसभा की जगह कभी विधानसभा दे देगा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद दे देगा। अगर आपको पता है तो आसानी से मान लेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का निर्माण करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है, अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है, अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है, सिर्फ विधेयक पर हस्ताक्षर करना, विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही इसका काम होता है। विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, कानून का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसीलिए अभिन्न अंग, संसद में बैठता नहीं है ना, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है, सिर्फ ये एक अभिन्न अंग के रूप में होता है, क्योंकि कोई भी कानून गुजरेगा तो इसी से होकर गुजरेगा। लागू करना बताया था ना, कार्य पर ये कार्य क्या करती है, संविधान को लागू करती है। लागू करने का मतलब है कि इन्हीं भैया का सिग्नेचर होता है, ये सिग्नेचर कर देंगे, कानून का निर्माण हो जाता है। समझ गए। ये विधेयक लाया जाएगा, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और क्या संशोधन विधेयक में देखा जाता है। ये 3 विधेयक होते हैं। चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, हाँ एक बात याद रखिए कि संसद के कितने सदन होते हैं, सदन पूछा जाएगा तो सिर्फ इन दोनों का नाम लेंगे। ठीक, ये क्या है, सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जब पूछेगा संसद के कितने सदन होते हैं तब हम बताएंगे लोकसभा, राज्यसभा। ये पूछेगा संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 बताएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये अंग है, इन्हें 3 से मिलकर संसद का निर्माण होता है। पर जब पूछेगा संसद के कितने सदन होते हैं तो सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा। जैसे हमारे शरीर में कितने पांव होते हैं, 2 पांव होते हैं, कितने हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं। तो वैसे इसके भी 2 हाथ ही हैं, हाथ समझ लीजिए या पांव समझ लीजिए, 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये क्या कहलाते हैं, सदन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक, पर अंग पूछेगा या भाग पूछेगा तो क्या बताएंगे, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है। चलिए, अब संसद का गठन देखते हैं। संसद का गठन ऐसे ही समझेंगे आसानी से। संसद का गठन, संसद का गठन अनुच्छेद क्या है, गठन अब बताने चल रहे हैं। अनुच्छेद, ये भी गठन नहीं था, अनुच्छेद कितना है, 79, अनुच्छेद 79। इसका कितना होगा, अनुच्छेद 80। इसका कितना होगा, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। इसे याद ऐसे किया जाता है, सरल, सा है 79, रा है राज्यसभा 80, ला है कितना 81। सरल से याद रहेगा कि सा मतलब संसद, रा मतलब राज्यसभा, ला मतलब लोकसभा। 79, 80, 81 दोनों साथ में आते हैं, ऐसे याद कर लिया जाता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत आसानी से याद हो जाता है अनुच्छेद इसका। संसद का गठन अनुच्छेद कितना है, 79 है, लोकसभा का 81, इसका कितना है 80,
और राष्ट्रपति भैया का कितना होता है 52। अनुच्छेद 52 में इनकी व्याख्या की गई है। 53-54 में निर्वाचन बताया गया है कि राष्ट्रपति कैसे निर्वाचन होता है, 53-54 में बताया गया है। ठीक, पर यहाँ हम सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और इनकी भूमिका क्या होगी कानून निर्माण में, ये भी चीजें देखेंगे। तो लोकसभा जैसे बताया अनुच्छेद 81, राज्यसभा से ये सरल याद रखिएगा, नहीं तो सरला नाम याद रखिएगा, जैसे भी याद कर सकें आप, आसान तो यही होता है, ऐसे ही याद कर लेते हैं लोग, बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं लोकसभा और संसद समझ में आ गया ना। संसद कितने भाग, 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर सदन पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा, बस, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा में भिन्नता क्या है। ये दोनों क्या काम करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। चलिए देख लिया जाए कुछ है। ये मान लीजिए जैसे आपके घर में, ये समझिए भैया संसद बिग बॉस ही होता है। बिग बॉस देखो ना, सलमान खान वाला। बिग बॉस में जैसे दाल पट्टी पटका होता रहता है, उसमें यही होता है। इसमें भी लोकसभा है, लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा ये कह दिया जाए इन दोनों का गठन कब हुआ था, इन दोनों का गठन कब हुआ था। राज्यसभा कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 का इसका गठन होता है, और इसका गठन कब होता है 17 अप्रैल 1952 का। ठीक, इन दोनों की पहली बैठक कब होती है, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक ये जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेता है। लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक तीनों दोनों की कब होती है, 13 मई 1952 को। यही पूछता है पहला आम चुनाव कब हुआ था। पहला आम चुनाव का मतलब है कि 1952 में, 1951-52 कहा जाता है। पहला आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। ठीक, प्रत्यक्ष चुनाव था। पहला आम चुनाव यही पूछा जाता है, 1951-52 में हुआ था। कॉमन सी जानकारी थी, दिमाग में आ गई, बता दिए। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को, इसका 3 अप्रैल 1952 को, और इसका पहली बैठक दोनों की कब होती है, 13 मई 1952 को। संविधान जैसे आप जानते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक, चलिए ये चीज जानते रहिएगा। अब हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा क्या बात है। देखिए इनके गठन का मतलब है कि सदस्य संख्या बताएंगे, किसमें कितना सदस्य हैं, और इनका कार्य थोड़ा बता देंगे, पदावधि बता देंगे, वेतन बता देंगे, इन सब की व्याख्या हो जाएगी यार। देखिए ये लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, अगर कहते हैं कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, क्या लिख रहे हैं, कुल सदस्य यहाँ होंगे 500। कुल सदस्य कितने हैं 545। कितने हैं 545 सदस्य हैं। 45 कुल सदस्य अगर पूछा जाए, टोटल वर्तमान में इतने सदस्य हैं। अगर टोटल पूछ लिया जाए, कुल 545 वर्तमान में, अगर वैसे कहा जाए टोटल कितने हैं 552 माना जाता है। कितना 552। अगर चुनाव कितने हो रहा है, अब चुनाव पे हो रहा है, चुनाव कितने हो रहा है 545 पे, तो वैसे कितने हैं टोटल 552। अगर कहा जाए लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी है भैया, तो कितना बताएंगे 552। अगर कहा जाए भैया वर्तमान में कितने चुनाव हो रहा है 545। वैसे यहाँ देखिए राज्यसभा के कितने सदस्य हैं टोटल, इसके टोटल सदस्य हैं कुल तो है 250। कितने हैं 250, पर वर्तमान में चुनाव कितना हो रहा है भैया 245। 45 याद रखना, 545 इसमें है, 245 इसमें है। ठीक, 245। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं, दो आते थे कहां से, हाँ इसको क्लीन कर देते हैं एक बार, तब आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए लोकसभा में 545 सदस्य, वर्तमान में यहाँ 245 सदस्य। चलिए देखिए पूछा जाता है मनोनीत भैया कितना करता है, तो राज्यसभा में पहले बता देते हैं। राज्यसभा में आप अगर पूछेगा राष्ट्रपति कुछ मनोनीत करता है, राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने में, इसके सदस्य कितने हैं 245 सदस्य हैं, 245
45 सदस्य हैं, 245 सदस्यों में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, खेल, विज्ञान और समाज सेवा, ये 5 क्षेत्र होते हैं। 5 क्षेत्रों से ये मनोनयन करता है। 245 सदस्य होते हैं। मान लीजिए एक कमरा ये है, एक कमरा हमारे पापा का, किसी को हो जाए, 2 कमरे में मान लीजिए बैठते हैं, एक में बैठते हैं 545। टोटल सदस्य संख्या अगर पूछे 552 बताइएगा। यहाँ का टोटल सदस्य संख्या पूछे 250 बताइएगा। अगर वर्तमान में पूछे कितने चुनाव हो रहा है तो 545 बताएंगे। यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ 545 में कुछ का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसा कि राज्यसभा का कैसे चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राज्यसभा में इतने सदस्य आते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो आप कितना बताएंगे? 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। 12 सदस्यों मनोनयन करता है। वो कहां से आते हैं? कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, समाज सेवा से चुने जाते हैं। इन सब में जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। दिग्गज खिलाड़ी जो होंगे, जो अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी होते हैं। सफलता का एक ही राज है भैया, अगर खेल रहे हो तो मन लगा के खेलो। अगर लड़ाई झगड़ा में मन लग रहा है तो बड़ा बदमाश बनो। अगर आप शिक्षक हैं तो इतनी मेहनत करिए कि हाँ, शिक्षक में खिलाड़ी बन जाइए। जो भी काम करिए मन लगा करिए और अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी बनिए। और ये सब आसान होता है, पढ़ाई लिखाई आसान से पढ़िए, मजा आ जाता है इसमें। दिग्गज खिलाड़ी को ही चुना जाता है। ठीक, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। चलिए और आगे देख लिया जाए। ये सदस्य हो गए। यहाँ 2 एंग्लो इंडियन मनोनयन किया जाता था, अब उसको हटा दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, इसे हटा दिया गया है। 545 का चुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ एंग्लो इंडियन ज्यादा नहीं, भारतीय मूल के प्रवासी लोग को ही एंग्लो इंडियन कहा जाता है। भारतीय मूल के प्रवासी लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब इन्हें हटा दिया गया है। 545 पे चुनाव होता है। चलिए देख लेते हैं और एक बार और आसानी से समझते हैं। संसद, अब एक बार और बता देंगे, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार हम अलग अलग से ले लेते हैं तब ज्यादा समझ। चलिए बताइए, लोकसभा में कितने सदस्य? टोटल कितने? 552। वर्तमान में कितने? 545 सदस्य। यहाँ पूछा जाता है केंद्र से कितने आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं, ये पूछा जाता है। कितने सदस्य आते हैं? 20 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 20 सदस्य आते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 13 सदस्य। वर्तमान में कितने आ रहे हैं? 13 सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य आते हैं। वर्तमान में कितने आ रहे हैं? 13 सदस्य। और कहां से आते हैं? 530 कहां से आएंगे? 530 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों द्वारा चुनाव होता है। इसकी संख्या एकदम कंफर्म रहनी चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य? टोटल 552। वर्तमान में कितने? 545। केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? 20 सदस्य आते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 13 है। राज्यों से चुनाव कितना होता है? 530 का चुनाव होता है। ठीक, ये बात है। ऐसे राज्यसभा देख लिया जाए। कभी कभी सदस्य संख्या ही पूछ लेता है कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, बताओ। पता है तो आसान हो गया, नहीं पता है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल उसी करिए। 80 90 पूरे 100, पर 80 90 पूरे 100 करिएगा नहीं। 80 90 लोकसभा में 545 वर्तमान में। ठीक, यहाँ हम अगर राज्यसभा लिख देते हैं, राज्यसभा 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया। ठीक, राज्यसभा में 238 सदस्यों का चुनाव, 238 सदस्यों का चुनाव, वो भी अप्रत्यक्ष होता है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
ये बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखिए, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। 1 2 7 में 1 2 1 2 12 सदस्य कितने? राज्यसभा द्वारा 12 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। इसी कारण से एक बात याद रखिए, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है, या इसे दूसरा सदन कहा जाता है। दूसरा सदन, इसे इन नामों से भी जाना जाता है कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें माना जाता है कि बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं। कोई भी कानून पारित होता है तो राज्यसभा में आता है तो ये अच्छे खासे उस पर बहस चलती है। वैसे राज्यसभा की जरूरत कोई थोड़ी है। संसद में कोई विधेयक पास हो रहा है तो पक्ष विपक्ष में थोड़ा झगड़ा होना चाहिए ना, बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सॉरी गिर गया था ये, ऐसा नहीं है कि आप उसमें ऐसा नहीं है कि संसद में अगर लोकसभा अकेले पास करेगी तो मनमाने पूर्ण तरीके से पास कर सकती है, मनमाने पूर्ण तरीके से पास कर सकती है। राज्यसभा रहेगा तो उसपे मनमानेपन पे रोक लगाएगा, भैया ऐसे कैसे पास कर रहे हो, कुछ हमसे भी बात कर लो। कोई राजा है, प्रजा के लिए अकेले कानून बनाएगा तो तानाशाही वाला कानून बना सकता है, पर यहाँ जब पक्ष विपक्ष दोनों होंगे तो कोई कानून बनेगा तो एकदम अच्छा बनेगा, ये माना जाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं? उच्च सदन या ऊपरी सदन या दूसरा सदन भी कहा जाता है। ठीक, ये बात है। राज्यसभा ये हो गया। राज्यसभा कुछ चीजें और आपको बता देते हैं। ये सदस्य हो गया, कितने क्या हो गया? सदस्य कितने होते हैं? 545। चलिए इसकी हम अवधि देख लेते हैं और निर्वाचन देख लेते हैं। अवधि और निर्वाचन, अवधि और निर्वाचन, अवधि और निर्वाचन, अवधि और निर्वाचन। देखिए भैया, ये राज्यसभा है जो कि संसद का एक सदन होता है। इसकी अवधि देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ लोकसभा लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ कुछ अंतर होगा तो हम बताते चलेंगे आपको। लोकसभा ये दोनों ही जान लीजिए संसद के सदन है, आसान समझ। देखिए अवधि इसकी कहा जाता है, सदस्यों की जो अवधि होती है, इसके सदस्यों की जो अवधि होती है 6 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है? यह कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब है कि इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। यह अस्थाई सदन होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का जो होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इतने ही नए सदस्य पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। ठीक, ये देखिए 6 वर्ष कैसे होता है, यूं मान लीजिए प्लस 2 2 2 4 2 6। अस्थाई सदन है, इसका विघटन होने का कोई सवाल नहीं है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष में चुनाव होता है, ये 2 सदस्य क्या होंगे? यहाँ के सदस्य हट जाएंगे और इतने ही सदस्य क्या कर लेते हैं? पद धारण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य मतलब इतने बने रहेंगे, इतने ही हटेंगे, इतने का स्थान पे इतने आ जाते हैं। और इसका जैसे कि जान लीजिए जनसंख्या के आधार पर इनका चुनाव होता है। जितने राज्य में, जैसे यूपी में अगर देखा जाए कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं ना, जनसंख्या के आधार पे होता है। तो इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। जैसे लोकतंत्र जानते हैं ना, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता सीधे भागीदारी देती है। जैसे हम प्रधान जी क्या करते हैं? वोट सीधे देते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पर अगर हम कहते हैं राज्यसभा या राष्ट्रपति, इन दोनों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब है कि पहले हम इसमें किसको चुन लेते हैं? विधानसभा के, ये बात ध्यान रखिएगा, विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं। फिर यही सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो देखिए अवधि कितनी है? 6 वर्ष रहेगी सदस्यों की भैया इनकी। ये अस्थाई सदन होता है, इसका विघटन
नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और इतने ही सदस्य पद धारण करते हैं, इसलिए ये कभी विघटन हो ही नहीं करता है। इसका विघटन हो ही नहीं करेगा, ये हमेशा सदन में बना रहता है। विघटन होने का इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, ये बहुत पूछा जाता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष। कहां से आते हैं? एमएलए के सदस्य ही अप्रत्यक्ष को चुनते हैं, हम इनको चुनते हैं। जनता जो होती है भारत में सबसे सर्वोच्च कौन माना गया? जनता। फिर उसके बाद संविधान, और जनता ने अपनी पूरी शक्ति कहाँ निहित कर दी है? संविधान में निहित कर दी है। ठीक, और हम ही लोग सरकार को चुनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री तो अपने थोड़ी बन जाएंगे, हम लोगों ने वोट किया है ना, तब बने हैं। या कोई एमएलए विधायक जीतता है तो हम लोग वोट करते हैं तब जीतता है। इसलिए वोट की कीमत नहीं कहा जाता कि वोट की कीमत पहचानो भैया, 60-65% वोट पड़ते हैं। 100% जिस दिन वोट पड़ जाए बवाल हो जाए। कोई चुनाव देखिए, जनता तो जो सरकार में नेता होते हैं वो तो जीतेंगे ही, आप चाहे वोट करिए चाहे ना करिए। आप कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तो इससे नेता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 लोग आएंगे, 10 लोग में सरकार बना लेंगे। आप नहीं जाते हैं तो ये आपकी हानि है। जाइए, आपको नहीं पता है नोटा वाली बटन दाब के आइए। ईवीएम में नोटा बटन होती है कि हमको कोई नहीं पसंद है, नोटा वाली दाबो, पर जाके वोट देना चाहिए। ठीक, तो अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होता है, विधानसभा के एमएलए चुनते हैं। और इसमें प्रणाली पूछी जाती है, कौन सी प्रणाली यूज होती है? जैसे सूची प्रणाली होती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें कौन सी प्रणाली यूज होती है भैया? ये शब्द याद रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, यही प्रणाली यूज होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति प्रणाली यूज होती है। इसमें ये यूज होती है, ये याद रखिएगा। इसी पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां ये प्रणाली की हम अच्छे खासी व्याख्या कर देंगे, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि अवधि कितनी? 6 वर्ष। स्थायी सदन है, इतने सदस्य रिटायर होते हैं, उतने ही सदस्य धारण करते हैं। देखती है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एमएलए के द्वारा पहले जनता किसको चुनती है? एमएलए को चुनती है। जनता जो होती है ये एमएलए को चुनती है। एमएलए जाके किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक, तो ये बात है। यह स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। चलिए, ये हो गया। इसको हटा के लोकसभा को समझ लेते हैं, इसी तरह समझा देते हैं, क्योंकि राज्यसभा से लिखा रहेगा, इसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। हम इसी तरफ समझा देते हैं, ये क्लीन नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये बात याद रखिएगा। देखिए, याद करने के लिए वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, 50 बार बता रहे हैं आपको। पढ़ने के लिए किताब आपको झांकना ही पड़ेगा। आप वीडियो देख के महारथी नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो 100, कोई भी टीचर पढ़ाएगा 100% वो किताब में पढ़ा होगा। ये नहीं कि हम वीडियो देख कर पढ़ा रहे हैं, वीडियो देख कोई नहीं पढ़ा सकता। तो इसलिए आपको पढ़ना है तो वीडियो से ज्यादा किताब पे ध्यान दिया करिए। ये तो हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही तो ऑनलाइन मजबूरी होती है सबको पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं। नहीं, बहुत टीचर देखे थे आप ऑनलाइन नहीं आए थे। इसलिए किताब भैया सबसे अच्छी दोस्त होती है, उसी को दोस्ती बनाओ। चलिए, दुनिया में सब छोड़ सकते हैं, किताबें साथ नहीं छोड़ती हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। लोकसभा। चलिए, लोकसभा की अवधि कितनी? लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष, वो भी सामान्य परिस्थिति में। सामान्य परिस्थिति में। ये क्यों लिख रहे हैं हम? हमको लिखने का शौक नहीं है ये, इसको यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, सामान्य परिस्थिति में तो कहा जाता है 5 वर्ष है, पर इसकी अवधि बढ़ सकती है। कारण क्या होना चाहिए? आपातकाल। कारण क्या होना चाहिए? आपातकाल लगा हो। आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगी हो, तब ऐसा हो सकता है। ठीक, अनुच्छेद 352 तब ऐसा हो सकता है। अधिकतम अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष। अगर 5 साल की, जैसे लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, यहां समझिए। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष, मतलब सीधे जनता इसमें भागीदारी करती है। जनता इसमें सीधे भागीदारी करती है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और ये कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन। अस्थायी सदन का मतलब है राष्ट्रपति इसका कभी भी विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति
इसका राष्ट्रपति इसका कभी भी विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति इसका कभी भी विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति इसका कभी भी विघटन कर सकता है। कहा जाता ना कि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या कहावत सुने ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लो डूबेंगे, तो वो कहावत यही फिट होती है। अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, ये बात है। तो ये अस्थायी सदन होता है, इसका राष्ट्रपति कभी भी विघटन कर सकता है। इसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। समान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, एक बात यहाँ ये जान लीजिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 6 वर्ष इसकी अवधि कर दी गई थी। कितना? 6 वर्ष अवधि कर दी गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसकी अवधि फिर घटाकर कितनी कर दी गई? 5 वर्ष की दी गई। ये दो संशोधन कभी कभी पूछ लेता है। और यहाँ भी बात याद रखिएगा, 6वीं लोकसभा की अवधि, 6वीं जैसे अभी कौन लोकसभा चल रही? 17वीं लोकसभा चल रही है प्रेजेंट टाइम में। 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो जहाँ 6वीं लोकसभा 1971 में इसकी अवधि कितनी कर दी गई थी? बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, 6वीं लोकसभा की 1971 में बढ़ाकर अवधि कब कर दी गई थी? 6 वर्ष की दी गई थी। 6वीं अभी कौन प्रेजेंट में चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। ये बात ठीक। तो ये हो गया सामान्य अवधि। आपातकाल में इसकी अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष। अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो इसकी अवधि कितनी रह जाती है? 6 माह। कितनी अवधि रह जाएगी? 6 माह। तो लोकसभा जैसे राज्यसभा में हमने बताया 6 वर्ष उसकी अवधि होती है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। यहाँ इसकी अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष अवधि होती है, वो भी सामान्य परिस्थिति में। राष्ट्रपति चाहेगा तो इसका बीच में भी विघटन कर सकता है। विघटन मतलब होता है कि सरकार गिर सकती है और आपातकाल के दौरान इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर आपातकाल लगातार लगा है तो अवधि अनिश्चित काल तक चली जाएगी। कब तक? अनिश्चित काल तक चली जा सकती है। अगर लगातार 1 साल से ज्यादा आपातकाल लगा है तो अवधि अनिश्चित काल तक चली जाएगी। वैसे इसकी सामान्य अवधि अगर आपातकाल हट जाता है तो कितनी? 5 वर्ष अवधि रहती है। ठीक, ये कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। राष्ट्रपति इसका कभी भी विघटन कर सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रणाली कौन सी यूज होती है? प्रणाली कौन सी यूज होती है? प्रणाली कहाँ लिखे? इसको मिटा देते हैं। प्रणाली कौन सी यूज होती है? अंग्रेजी में नाम जाना जाता है इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। जो सर्वाधिक मत पाएगा उसी को विजयी घोषित किया जाता है। ठीक, ये हो गया। तो ये प्रणाली कौन सी? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रणाली कौन सी होती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। और इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। सामान्य परिस्थिति में आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। और आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो इसकी अवधि कितनी? 6 माह हो सकती है। अगर आपातकाल नहीं समाप्त होता है तो अनिश्चित काल तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इतनी बात है। तो इतनी बात लोकसभा में हमने देख लिया। ये लोकसभा की कहानी हो गई। अब दोनों को हम यहाँ देख लेंगे कि उम्मीदवार योग्यताएं देख लेते हैं कि योग्यताएं क्या होगी। वीडियो लंबा हो रहा है पर क्या किया जाए, अब शुरू किए हैं तो खत्म ही कर देते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाने से क्या मतलब, एक बार बना दीजिए, जिसको देखना है देख लेगा। नहीं तो पढ़ने वालों के लिए कोई वीडियो लंबी नहीं होती है, वो 1-2 दिन में खत्म करते हैं। ना पढ़ने वालों के लिए 10-15 वीडियो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लोकसभा और राज्यसभा की योग्यताएं देख लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा कि भैया इनमें योग्यताएं क्या होगी। योग्यता क्या होगी? योग्यता आता था आपको भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का, पहले बताते हैं, भारत का नागरिक हो।
और क्या हो, लोकसभा की स्थिति में कितने वर्ष की उम्र पार करनी चाहिए, लोकसभा की स्थिति में कितनी उम्र होनी चाहिए, लोकसभा की स्थिति में 25 वर्ष, लोकसभा की स्थिति में 25 वर्ष। राज्यसभा की स्थिति में कितनी उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा की स्थिति में 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए आप 25 वर्ष के हैं तब दावेदार हो सकते हैं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना जरूरी है, भारत का नागरिक हो। और क्या होता है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो। ये अनुच्छेद 102 में है, अनुच्छेद 102 में है। लाभ का पद क्या है, ये संसद बता देती है कभी कभी। इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री का पद लाभ के पद में नहीं आता है। सरकारी नौकरी जो करता है वही लाभ का पद कहलाता है। किसी लाभ के पद पर ना हो, और क्या है, पागल, दिवालिया और सजा याफ्ता ना हो। क्या हो, पागल, दिवालिया, पागल, दिवालिया और क्या है, सजा याफ्ता, सजा याफ्ता, सजा याफ्ता ना हो, सजा याफ्ता ना हो, मतलब सजा वजा ना काटे रहे 7-8 साल होता। तो ये इतनी स्थिति होती है, इतनी योग्यताएं होती हैं। भारत का नागरिक हो, लोकसभा की स्थिति में 25 वर्ष हो, राज्यसभा की स्थिति में 30 वर्ष का होना चाहिए, किसी के लाभ के पद पर ना हो और पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो। ये इतनी योग्यताएं हैं तो आप लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, इतनी योग्यताएं होंगी तो आप लड़ सकते हैं। और क्या स्थिति है, ये तो हो गई योग्यताएं या अहर्ताएं कह लीजिए, योग्यताएं कह लीजिए, बात एक ही होती है। ठीक, इतनी योग्यता है तो आप लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, गांव की जो प्रधानी होती है उसकी चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष ना। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में उल्लेख है, भाग 9 में ना। चलिए, कौन से बल समिति के द्वारा गठन किया, बलवंत राय मेहता 1957 में। ठीक, ये क्या है, हटाया जाना, हटाया जाना। इनको कब हटाया जाएगा, शपथ न लेने पर। पहला क्या है, शपथ न लेने पर, शपथ नहीं लेंगे तो इन्हें हटा दिया जाएगा, शपथ न लेने पर, शपथ न लेने पर। दूसरी क्या स्थिति क्या होगी, किसी लाभ का पद धारण करने के कारण, किसी लाभ का पद धारण करने के कारण, किसी का लाभ पद धारण करने के कारण। और क्या, एक साथ 2 सदनों के लिए चुन लिए जाने पर, एक साथ दो सदनों के लिए चुन लिए जाने पर, एक साथ 2 सदनों को चुन लिए जाने का मतलब है कि लोकसभा से भी जीत जाओ भैया, आपकी गुड लक है तो राज्यसभा से जीत जाओ। एक सद के एक यहाँ त्याग पत्र देना पड़ेगा, मतलब यहाँ इस्तीफा देना पड़ेगा। एक साथ 2 सदनों के लिए चुन लिए जाने पर, शपथ न लेने पर, और लगातार संसद के अधिवेशन से, लगातार संसद के अधिवेशन से 2 माह मतलब 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर। तो इन पे आप योग्यताएं हटाया जाना, इस पे ही हटाया जा सकता है। पहला नंबर, शपथ नहीं लेंगे तो आप हटा देंगे। दूसरा क्या, किसी लाभ के पद धारण कर लिए तब हटा दिया जाएगा। एक साथ 2 सदनों के लिए चुन लिए, सदन मतलब ये राज्यसभा, लोकसभा, और लगातार सदनों के अधिवेशन से 2 माह तक गायब रहने पर, 60 दिन लगातार अगर गायब रहेंगे, अनुपस्थित नहीं होंगे तो आपको सदन से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इनकी अगर कह दिया जाए शपथ कौन दिलाता है, ये जो 545 और 245 जीत के आते हैं, शपथ कौन दिलाता है, क्या लिखती है, कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी जानते रहिए। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। पर बात ये होती है, यहाँ एक पद नियुक्त किया जाता है जिसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर ये सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, इसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। राष्ट्रपति पहले इसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिला देता है, फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रोटेम स्पीकर। फिर यह प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, अन्य सदस्यों को शपथ
शपथ दिलाता है। ठीक, पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किसको शपथ दिला देता है? प्रोटेम स्पीकर को, जो सबसे वरिष्ठ होता है, फिर वही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं लोकसभा और राज्यसभा का, समझ गए? चलिए, तो योग्यताएं हो गई और हटाया जाना भी बता दिए, शपथ भी बता दिए, और आपको क्या बता देते हैं? लोकसभा का देख लीजिए, पीठासीन अधिकारी बता देते हैं। ठीक, कहने तो बहुत सारी चीजें हैं, पर इतने ही धीरे धीरे हम लोग जान लेंगे, और एक क्लास हो सकता है और ले गए विधेयक पर कि विधेयक कैसे पास होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, क्या नाम लिए थे? हाँ, पीठासीन अधिकारी। इन दोनों का पीठासीन अधिकारी देख लेते हैं, ये नहीं चलेगी। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसका कौन होता है? सभापति होता है। सभापति। इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93। इसका अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 है। लोकसभा का 93, उसका 89 है। ये सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। दो सदन है, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति। सभापति कौन होता है? ये पदेन पद होता है ना। कैसा पद होता है? पदेन पद होता है। राज्यसभा का जो मुख्य होता है सभापति होता है, उसका पद कैसा होता है? पदेन पद होता है। पदेन पद क्या होता है? पद विशेष धारण करने के कारण जो दूसरा पद धारण किया जाता है वही पदेन पद होता है। यूं कह लीजिए, जो भी उपराष्ट्रपति बनता है, जो भी उपराष्ट्रपति बनता है, जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वही सभापति के पद को धारण करता है। ठीक, इसका वेतन कितना होता है? 4 लाख प्रतिमाह होता है। संचित निधि पर भारित व्यय होगा। संचित निधि पर भारित व्यय होगा। संचित निधि क्या होती है? नाम आया जान लो। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि क्या होती है? इसका अनुच्छेद कितना है? 266 है। इसे राजकोष होती है, सरकार का राजकोष होती है। इसी से पैसा निकाला और जमा किया जाता है। इससे दो व्यय होते हैं। एक भारित व्यय होता है, एक भारित व्यय दिया जाता है, एक क्या दिया जाता है? अन्य व्यय। अन्य व्यय। अन्य व्यय से क्या बनाया जाता है? बजट बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है। ये संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। वेतन भत्ते दिए जाते हैं। संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे ये कह लीजिए संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और सभापति और कैग, लोकसभा और निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका कहाँ पैसा दिया जाता है? भारित व्यय के संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते से दिया जाता है। इससे बजट बनाया जाता है। बजट का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 112। बजट का शब्द संविधान में उल्लेख नहीं, इसके जगह वार्षिक आय व्यय का विवरण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये सब बात बताएंगे। तो इतनी चीजें हैं। राज्यसभा का क्या होता है? इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है, परम निर्वाचन नहीं होता है। जो निर्वाचन की परंपरा थी, पर अब क्या करते हैं? सर्वसम्मति से चुन लेते हैं। सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। और एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ये विपक्ष को दे दिया जाता है उपाध्यक्ष पद, और अध्यक्ष पद पक्ष को दे दिया जाता है। सभापति होते हैं उपसभापति। हम यहीं तक आज वीडियो रहने देते हैं। इसके बाद हम आपको विधेयक पढ़ाएंगे कि कानून का निर्माण होने कैसे होता है। विधेयक जैसे 3 विधेयक बताएंगे। साधारण विधेयक, दूसरा क्या? धन विधेयक, तीसरा क्या? संशोधन विधेयक। तीसरा क्या बताएंगे? संशोधन विधेयक। ये अनुच्छेद कितना है भैया? धन विधेयक अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 110 में है। संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में है। ठीक, धन विधेयक आता है। अगर पूछा जाए किस सदन में आएगा? किसी भी सदन में आ सकता है। सदन मतलब राज्यसभा, लोकसभा। कौन से बहुमत से पास होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। राष्ट्रपति की अनुमति क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति ये हो सकती है, राष्ट्रपति वापस कर सकता है
ये अपने पॉकेट में रख सकता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है, पूर्ण वीटो होता है। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, हाँ पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक को भेजा जा सकता है। क्या साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक अनुच्छेद कितना है? 108। संयुक्त बैठक के अनुच्छेद कितना है? 108। साधारण विधेयक पर ही होती है संयुक्त बैठक, हाँ संयुक्त बैठक हो सकती है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। केवल और केवल लोकसभा में कौन से बहुमत से पास होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति वापस कर सकता है? नहीं, सिग्नेचर करना बाध्य है। पुनर्विचार नहीं भेज सकता है, सिग्नेचर करना है। संयुक्त बैठक, कोई संयुक्त बैठक नहीं, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। संशोधन विधेयक कौन सा विशेष बहुमत से पास होता है? विशेष बहुमत से पास होगा, विशेष बहुमत से पास होगा। कौन से सदन में पेश होता है? किसी भी सदन में पेश हो सकता है। 366 ने 368 लिखना था, 368 कहाँ है? क्या लिख रहे हैं यार? 368 किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। इसके बारे में हम बाद बताएंगे। आज हम यहाँ लोकसभा अध्यक्ष सभापति पे छोड़ देते हैं, फिर इसके आगे हम कार्य एवं शक्तियां इसका निर्माण आगे हम दूसरे वीडियो में आएंगे तो बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संसद छोटा थोड़ी है, बहुत लंबा वीडियो। ठीक, आज इतना ही, आज हम लोग इतना ही जानेंगे और आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है। अगर मान लीजिए दोनों सदनों में गतिरोध हो गया किसी विधेयक को लेकर, देखिए गतिरोध होता है तो विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है। गतिरोध कैसे होता है? जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपस में विधेयक अदला बदली होती है ना, भैया आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए राज्यसभा ने लोकसभा को भेजा तो लोकसभा क्या कहते, विधेयक लेने से मना कर दे, एक स्थिति। दूसरी स्थिति, विधेयक तो ले ले पर उस पर 6 महीने तक कोई विचार ही न करे, एक दूसरी गतिरोध की स्थिति। तीसरी, लेके कोई ऐसा संशोधन कर दे कि पहला सदन मानने को तैयार नहीं है। तो इन 3 स्थितियों में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ये गतिरोध माना जाता है। और कोई बजट, कोई विधेयक पास होता है तो 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इस पर सर्वाधिक बहस होती है। प्रथम वाचन क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, कि लीजिए भैया विधेयक हम ला दिए, सदन में पेश कर दिए, हो गया प्रस्तुतिकरण। दूसरे में क्या होता है? प्रतिवेदन स्तर। प्रतिवेदन स्तर का मतलब है कि उसके भाषा उसके उद्देश्य और सिद्धांतों पर अच्छी खासी बहस होती है। दूसरा जो वाचन होता है वही महत्वपूर्ण वाचन होता है। तीसरा वाचन में क्या होता है? भाषा संबंधी अशुद्धि दूर की जाती है। फिर उसके बाद विधेयक राष्ट्रपति पास चला जाता है। और अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 300 राष्ट्रपति की अनुमति जो है अनुच्छेद 111 में है, जिसपे इनकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, जेब पॉकेट में रख सकता है, ये सब कर सकता है। तो संविधान इतना ही आज रहने देते हैं क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा। हम अगले वीडियो में आएंगे तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। पर अभी तक आप इतना जाने कि सरकार के 3 भाग हमने बताया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जो विधायिका होती है इसका कानून का निर्माण करती है, न्यायपालिका इसे लागू करती है, न्यायपालिका रक्षा करती है, कार्यपालिका लागू करती है। हमने विधायिका देखा, विधायिका में केंद्र की और प्रांत की विधायिका। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। संसद कितने भागों से मिलकर बनी है? 3 भागों से। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 ही क्या है कि इनसे मिलकर बनी है। अगर ये एक बात और यहाँ याद जान लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और ऐसे जान लीजिए लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष जो होता है किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देता है। ये बात यही जान ली जाती है। और क्या ये राष्ट्रपति कितनी उम्र होती है? तो राष्ट्रपति कितने उम्र में बनाया जा सकते हैं? 35 वर्ष की आयु की उम्र में बनाया जा सकते हैं। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति 35। 5 का अंतर है, आसानी से याद हो जाता है। तो इतने सारे वीडियो, मतलब इतना हो गया, काफी हो गया, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम अगले बार में आएंगे तो आगे और इसके बारे में बताएंगे। पर यह 6 और 7 बहुत आसानी से समझना पड़ता है। अगर ये समझ में आ गया तो संविधान बहुत सरल हो जाता है। संविधान बहुत कठिन नहीं है। ठीक, चलिए, ठीक, इतना है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जाते जाते एक बात पूछ लेते हैं। भारत रत्न पूछें क्या, बता ही देते हैं। भारत रत्न ये अभी किसको दिया गया है? प्रेजेंट में भारत रत्न कौन कौन पाया है? प्रणब मुखर्जी, प्रणब, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और दूसरे कौन है? भूपेन हजारिया, भूपेन हजारिया, भूपेन हजारिया। तीसरे कौन है? नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। तो भारत रत्न इसलिए बताए हैं कि भविष्य में करंट वरेंट पढ़ाना होगा तो करंट भी पढ़ा दिया जाएगा। भारत रत्न सबसे
नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता है। भारत रत्न के बाद कौन आता है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद पद्म श्री, ये क्रम होता है। ठीक, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार भैया।